हाय एंड हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार दुबे एंड मैं आपका फिजिक्स की वाइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट यूजी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जेई मेंस और नीट में है बट वो एडवांस में नहीं है, तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। एंड इसी के साथ साथ हम लोग एक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि आगे हम कैसे इस लेक्चर सीरीज में या इस चैनल में हम लोग अपना हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। बट उससे पहले लेट मी गिव यू माय इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं, मेरे बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैं हूं कौन। देखिए, मैं शिवम कुमार दुबे हूं और मैं अभी बीटेक कर रहा हूं एनआईटी राउरकेला से। एंड मेरा डिपार्टमेंट जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग है। इसके साथ साथ कुछ मेरे अचीवमेंट्स हैं, जस्ट लाइक मैंने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किया है बिटसेट एग्जामिनेशन में। बिटसेट इंडिया का एक ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग के बच्चे जो भी आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट के जेई मेंस की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को बिटसेट के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होता है। बिटसेट इज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बिल्कुल प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है बीटेक वालों के लिए। एंड कॉलेज लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी होती है। बट एक चीज जो बट यस, प्लेसमेंट वाइज, कॉलेज लाइफ वाइज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाइज कॉलेज इज वेरी गुड। एंड इसके अलावा कुछ मैं और बता दूं, जैसे कि मैंने 90% मार्क्स स्कोर किया है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अभी फिलहाल मुझे लगभग 1.5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, यही मेरे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे। बट इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक है आज डिस्कस करना, फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्टली सिलेबस ऑफ फिजिक्स पे आ जाते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो, बच्चों आप ये वीडियो अभी प्लीज यहाँ पे मत देखो, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, आपका यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स आप लोग जरूर आगे बढ़ यहाँ से वीडियो देखना शुरू कर दें। लेकिन जो भी बच्चे जिनका पेपर आ गया जेई मेंस का, फेब्रुवरी में पेपर है, बच्चों प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं टाइम लॉस ही होगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को 99% उस चीज के बारे में आइडिया है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अभी आप वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बट चलिए देखते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिक तो वही है, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो भी आपके टॉपिक गिवन है वही टॉपिक हमारे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के सिलेबस में है। बस हम लोग उसको थोड़ा डिटेल वाइज स्टडी कर लेते हैं कि उन टॉपिक्स में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स इज बेसिकली, जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 11th में, जस्ट लाइक फंडामेंटल यूनिट्स, एरर एनालिसिस, ये जो भी चैप्टर्स है ये हम लोग बेसिक फिजिक्स में रखते हैं। और बेसिक फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि बेसिक फिजिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बट एक बहुत कॉमन सा ट्रेंड देखा गया है कि भैया जब कभी भी कोई, एक बार आया था 2018 में, मुझे याद है कि हाँ एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, जो कि अगर आप मैथमेटिकल वाइज पूरा कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को करते तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, लगभग वो 4 मिनट से 5 मिनट टाइम चले जाता, और जेईई मेंस में 4 से 5 मिनट बहुत कीमती होता है। बट उस क्वेश्चन में एक चीज उन्होंने खेल गया था कि हर ऑप्शन का जो यूनिट था, आंसर के साथ जो भी मैग्नीट्यूड के साथ जो भी यूनिट था वो अलग अलग था। तो वहां पे अगर जिस बच्चे का फंडामेंटल यूनिट वाला पार्ट क्लियर है तो डायरेक्टली फंडामेंटल यूनिट से उस क्वेश्चन को, मतलब यूनिट से उस क्वेश्चन को कर लेगा। एंड हार्डली वो 30 सेकंड टू 35 सेकंड का क्वेश्चन था। तो यहां डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। एंड आईआईटी जेईई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो भी 2018 में ही क्वेश्चन था वो। तो वो सब चीजें हम लोग आगे बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। एरर एनालिसिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी चैप्टर, बट इसमें ज्यादा नहीं, इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। आईआईटी का लगभग देखेंगे ना, जेईई नीट भी देखेंगे तो लगभग लगभग एक सवाल, कई बार पैराग्राफ में 2 सवाल एरर एनालिसिस के आ जाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिक्स। मैं मैकेनिक्स
को बताने से पहले मैं एक बार आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 11th का एनसीईआरटी उठाएंगे ना, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड करेंगे तो जितने भी मैकेनिक्स का सिलेबस है भैया, 80% क्लास 11th के सिलेबस में तो सिर्फ मैकेनिक्स है। अब आप सोचिए, क्लास 11th के 80% पोर्शन हमारा मैकेनिक्स का है। कितना अच्छा रोल ये चैप्टर प्ले करेगा आपके नंबर इंक्रीज करने में। बस एक बार सोच लीजिए, 80% क्लास 11th का सिलेबस इज मैकेनिक्स। मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं कि मैकेनिक्स के क्या क्या चैप्टर हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए मैकेनिक्स के चैप्टर, मैं कुछ चैप्टर्स आपको अभी तुरंत बता देता हूं, जैसे कि काइनेमेटिक्स, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। सेकेंड वन इज एनएलएम, बिल्कुल। थर्ड वन इज एनएलएम विद फ्रिक्शन। बहुत इनफाइनाइट चैप्टर है, ऐसे करके मैं और बताते जाऊंगा तो क्या आएगा। देखिए सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, भैया ये भी चैप्टर है। फिफ्थ क्या है, बोलो बोलो बोलो, किसी को याद है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आरबीडी। और क्या है सर? बहुत सारे ऐसे, वेव्स, एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, भैया बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी, मतलब आप खुद देखो, क्लास 11 का मैक्सिमम पोर्शन ही हमारा यहां पे आके खत्म हो जाता है। एंड हर एक पेपर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में हो रहा है, 12th लेवल की फिजिक्स जिस एग्जाम में आ रही है, मैकेनिक्स तो गारंटी है। ऑब्वियसली मेजर पोर्शन ही ये कवर कर रहा है, तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन आना ही है। एंड रियली कंसेप्ट वाइज भी मैकेनिक्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, याद रखिएगा। वो सिर्फ व्यक्ति अपने प्रैक्टिस से सीख के प्रैक्टिस बहुत कर सकता है, एंड उसके बाद वो मैकेनिक्स में ग्रिप। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपके बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर है ना, तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक लेंदी प्रोसेस होता है भले ही, बट बन जाता है क्वेश्चन। चांसेस काफी अच्छा है मैकेनिक्स में क्वेश्चन बनने का, अगर प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी है तो। मैकेनिक्स इज अ वेरी गुड थिंग, आप इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वेटेज है, नंबर भी काफी अच्छा इसमें आता है। चलिए, तो ये मैकेनिक्स की बात थी। अब इसमें आगे हम लोग थोड़ा सा और अगर बात करें तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्लीज नोट डाउन, दिस इज थर्मल फिजिक्स। भैया थर्मल फिजिक्स के बारे में तो बहुत ही एक लाइन में बोलना चाहता हूं। देखिए थर्मल फिजिक्स में बेसिकली चैप्टर ऐसा है ना कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज आपने जितना मेहनत मैकेनिक्स वाले पोर्शन में किया है, भैया यदि उतना ही मेहनत आप थर्मल फिजिक्स में करें, तो मैं ये बोलूंगा कि थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कारण क्या है ना कि थर्मल फिजिक्स में बहुत सारे, मतलब कई बार बोलेंगे कि जो पढ़ लिए एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। कई बार होता है कि जो हमने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। तो थर्मल फिजिक्स में तो ऐसा हम लोग बोला जाता है, मेरे सर ने भी हमको बताया है जिस टाइम पे हम तैयारी कर रहे थे, एंड ये मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे फील भी किया था कि चैप्टर ऐसा है कि जो लेस एफर्ट मांगता है बट इनपुट ज्यादा देता है। लेस एफर्ट मोर इनपुट, सॉरी मोर आउटपुट। बेटा लेस एफर्ट तो है बट आउटपुट क्या है? ज्यादा है। किस सेंस में आउटपुट? कि बेटा न्यूमेरिकल बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस में। थर्मल फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे चैप्टर डील करते हैं, जस्ट लाइक हीट। हीट के बाद में बताऊं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, और वो थर्मल एक्सपेंशन, दे वेरी ऑल, बहुत सारे चैप्टर है थर्मल फिजिक्स में, काफी अच्छा है। इजी भी चैप्टर, मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखता हूँ थर्मल फिजिक्स को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, और लगभग ये सभी बच्चों की हाई होती है। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे, थोड़ा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पढ़ेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी आई रहेगी, नहीं। जो बच्चे अगर तैयारी करें, नॉर्मल बच्चे अगर कंटिन्यू डे टू डे एफर्ट डाल रहे हैं हर चीजों में, तो थर्मल फिजिक्स क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद ये कहीं ना कहीं ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th हमारा यहाँ पे खत्म होता है। क्लास 11th की एनसीईआरटी में लगभग इतने ही चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है क्लास 11th के अकॉर्डिंग जब है। बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो यही चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में फैले हुए हैं। आगे चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्लास 12th के सिलेबस में। तो क्लास 12th का जो पहला पार्ट है एनसीईआरटी पार्ट 1, क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 फिजिक्स की जो भी है भैया, उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। अब देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर एक तो पहली बात क्लास 12th, ऊपर से एक पूरी एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे है, नो डाउट
काफी अच्छा वेटेज। हाँ, एक बात यह है कि अगर आप इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में अगर आप पहले चैप्टर से लेकर के एंड चैप्टर तक अच्छे से पढ़ते चले गए, मतलब एक्चुअली है क्या ना कि फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर लिंक है, सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर लिंक है, थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर लिंक है, फोर्थ चैप्टर से फिफ्थ चैप्टर लिंक है। कहने का मतलब है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कड़ी है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर लिंक है, ऐसे कर करके आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अगर कई बार आप सोचें कि बीच में से जैसे फर्स्ट सेकंड नहीं कर रहे, थर्ड कर लेते, सर टाइम नहीं, थर्ड कर लेते, नहीं नहीं, ऐसा प्लीज मत करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से आइए, बिल्कुल फर्स्ट आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक से एंड टिल लास्ट ऑल्टरनेटिंग करंट तक एक फ्लो में पढ़िए। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म खत्म करने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, काफी सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, और मैं आपको पता है मैं शुरू भी इसी से कर रहा हूं, क्लास 12 के ही फिजिक्स से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा इस पूरे लेक्चर सीरीज में। और हम लोगों का पहला टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 12 का फिजिक्स का, एंड ऑल्सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है भैया, तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद एक और पार्ट आता है ऑप्टिक्स। अच्छा, इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा डिटेल बता देना चाहता हूं। ऑप्टिक्स वही चैप्टर है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, बेसिक वही है। आपने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर किया है, और शायद आपने रिफ्रैक्शन, यस रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी बच्चा 10th में पढ़ता है। मेजर फोकस हमारा जो बोर्ड्स के अलावा में बोलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फोकस रहता है वो हमारा रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में रहता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा लेंदी है। क्लास 12 में रिफ्रैक्शन फ्लैक्शन नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। भैया रिफ्रैक्शन का पार्ट थोड़ा ज्यादा है, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स आईआईटी जेईई एडवांस में आए हैं रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो हम लोग ऑप्टिक्स में अगर बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में हमारा मेजर फोकस रहता है रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। और इसके बाद अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स तो हमारे लिए पूरा का पूरा नया चैप्टर है। इट इज कंप्लीटली न्यू चैप्टर। इसके बारे में हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, क्लास 10 तक हमने स्टडी नहीं की है। जो बच्चे 12th में पहली बार वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए हर एक कंसेप्ट नया मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग दो चैप्टर डील करते हैं। पहला है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। एक छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए 2 मिनट और सुन लीजिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये भी कहीं ना कहीं थर्मल फिजिक्स के जैसा ही एक चैप्टर है, जहां पे आपको लेस इनपुट देना पड़ेगा। बेटा लेस इनपुट का मतलब मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। लेस इनपुट देना पड़ेगा और मोर आउटपुट लेके आप लोग जाएंगे यहाँ पे। अब सुन लीजिए थोड़ा सा कि लेस इनपुट और मोर आउटपुट वाला सर कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए भैया, मैं बोलना चाह रहा हूं लेस इनपुट से मेरा मतलब है कि कम मेहनत, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत घिसना पड़ता है, बहुत पेन चलाना पड़ता है भाई, बहुत पेन, बहुत कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज भर जाती है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट देखने पड़ते हैं, तो वहां मेहनत ज्यादा पड़ती है। बट मॉडर्न फिजिक्स और ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे लेस इनपुट में, मतलब थोड़ी सी कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आने का चांसेस रहता है। मैं कम मेहनत से यहां नहीं बोल रहा कि मेहनत नहीं करना है, भैया मेहनत करना है, बट कंपैरेटिव स्टडी मैं बता रहा हूं मैकेनिक्स वगैरह से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से कंपैरेटिव स्टडी मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, एंड ये इजी भी पड़ता है थोड़ा सा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। एंड अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा, देख लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेईई मेंस में है, नीट में है, बट एडवांस में नहीं है। तो वो टॉपिक्स क्या क्या है? द टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जेईई मेंस और नीट में तो आता है, बट ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 12 के पार्ट 1 और लास्ट में दिया हुआ है। क्लास 12 पार्ट 1 लास्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी यस जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में तो है, बट एडवांस के सिलेबस में नहीं है। एंड इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, यहां थोड़ा सा गड़बड़ होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम शायद जेईई मेंस ने सिलेबस से हटा दिया है,
शायद ये जेई मेंस के भी सिलेबस से रिमूव हो गया है। और वैसे देखो, और नीट के सिलेबस भी शायद चांसेस वही होगा, बट नीट के सिलेबस की उतनी एक्यूरेसी नहीं है, बट शायद जेई मेंस के सिलेबस से हट चुका है। बट क्वेश्चन यहां से ना आता नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांस से क्वेश्चन आएगा। और आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आता है, बट यस, हमारे रैंक को बढ़ाने के लिए, हमको एक डिसेंट रैंक में आने के लिए हमारे तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन सिस्टम भी इजी है, काफी इजी है, बहुत बेसिक नॉलेज पे है, बहुत बेसिक नॉलेज है। बट होता क्या है ना कि हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग और चीजों पे ज्यादा फोकस करके कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स को बहुत इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि इजी क्वेश्चन आने के बावजूद भी हमसे नहीं बन पाता। बाकी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग बेसिक नॉलेज भी लेके जाएं, सिर्फ एनसीईआरटी कवर करके चले जाएं सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो भी वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे हो जाएंगे, इसकी चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो ये मेरे को आज जो भी मैं आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि डिस्कस करना है फिजिक्स का सिलेबस, हमने फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। और चलिए मैं थोड़ा चीज आपको और बता देता हूं कि मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे, एंड इस चैनल पे फिजिक्स की वाइंस में हम लोग कैसे चैप्टर कवर करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि जो फिजिक्स की वाइंस है, इसका मेन मोटो ये है, मेन मोटो ऑफ फिजिक्स की वाइंस इज, देखो हम यहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक्स, जैसे कि कोई भी चैप्टर से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इसके जो भी पॉसिबल क्या बोलो टॉपिक होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी पॉसिबल टॉपिक्स होंगे, हर टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियो होगा, जिससे कि अगर कई बार बच्चों को सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक वीडियो देखे, ना कि पूरा कंप्लीट लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देखे। उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो बिल्कुल आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ही देखिए। अब देखिए, पर्टिकुलर टॉपिक मतलब कि जैसे हाँ, चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज एक टॉपिक हो गया, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एक टॉपिक हो गया, इस तरह से हर एक टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो होगा। फिजिक्स के माइंस चैनल में मैंने मेन मोटो यही था मेरा इस चैनल को बनाने का। एंड इसके अलावा कुछ और चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लें, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। और इस टेलीग्राम पे अभी ज्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि रिसेंटली क्रिएट हुआ है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैंने दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, वो ओपन है, आप जो भी कोई भी इंसान आकर के वहां अपनी क्वेरी, बट थोड़ा सा सेंस रखिएगा कि ज्यादा वहां कुछ ऑकवर्ड चीजें नहीं लिखेगा, क्योंकि वहां सभी लोग होंगे। और इसके अलावा कोई और डाउट वगैरह है तो वो आप यहाँ पे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट भी रीड कर लूंगा। हाँ, इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीजें आपसे बोलना चाहूँ तो देखिए कि आपको लेक्चर जो भी लगता है जरूर अपना फीडबैक दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है। आपको सही चैनल लग रहा है तो बिल्कुल करिए, नहीं लग रहा है तो आप एक बार मुझे रीजन बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे इश्यू है, यहाँ पे चेंजेस आना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। बट आप प्लीज मुझे मेरी गलती बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और यही बोलना चाहता हूं लास्ट में कि कोरोना बहुत ज्यादा ही फैल रहा है, एंड अभी तो बहुत सारे उसके रूप भी देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, अपने फैमिली मेंबर्स की बहुत केयर करिए, क्योंकि आप हमारे देश के, जैसे आप हो गए अभी, तो मैं भी बिल्कुल अपने आप को काउंट कर सकता हूं कि हम जैसे लोग भारत के भविष्य है। हमको सभी जनता को, सभी लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है, उनको भी बताना है कि कोरोना के टाइम पे कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो बिल्कुल आप जितना अवेयरनेस स्प्रेड हो सके उतना अवेयरनेस स्प्रेड करिए लोगों तक, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।